आज हम लोग करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी। आरआरबी एनटीपीसी 2021 में जो आपका एग्जाम आया था, एक कंप्लीट एक्चुअल पेपर को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले इस सेशन को आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइएगा, शेयर करिएगा। और ये सेशन आपके आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 और ग्रुप डी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। ये है आपका बेटा एसएससी कॉम्बैट, और इस कॉम्बैट का एग्जाम जो है आपका हर संडे दोपहर के 12 बजे होता है। इसको देने के लिए आपको इनरोल करना पड़ेगा पहले से। जब आप इनरोल करेंगे तो आपसे एक इनवाइट कोड मांगेगा, और इनवाइट कोड में आपको यूज करना है ए राठी 10, ARATHI 10। ए राठी 10 आपको इनवाइट कोड में यूज करना है। 50 मिनट में आपको इस कॉम्बैट में 40 क्वेश्चन करने होते हैं। और अगर आपकी रैंक 1 से 1000 के बीच में आती है तो अनअकैडमी आपको स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड करेगा। बेटा ये मेरी क्लास का शेड्यूल है और सभी क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट है आप लोगों के लिए, तो आप इन फ्री क्लास को जरूर ज्वाइन करिएगा। अनअकैडमी लर्नर ऐप पर फ्री स्पेशल क्लास होती है हर दिन दोपहर के 3 बजे और रात के 8 बजे। दोपहर के 3 बजे वाली क्लास में जो है आपको मैं कराता हूँ एसएससी जीडी और एमटीएस के लिए मॉक टेस्ट। और रात के 8 बजे वाली क्लास में आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 2021 में जो आपके एग्जाम हुए थे, डेली एक पेपर हम लोग डिस्कस करते हैं। यूट्यूब पर भी हमारी 2 क्लास चल रही। रेगुलर क्लास का टाइमिंग वाईफाई स्टडी 2.0 पर शाम को 5 बजे मंडे टू सैटरडे, और वाईफाई स्टडी स्टूडियो पर दोपहर के 1 बजे मंडे टू सैटरडे। अनअकैडमी ऐप पर मेरी प्रोफाइल आपको मिलेगी आशीष कुमार के नाम से। तो अगर आप मुझे ऐप पे सर्च करोगे तो आशीष कुमार के नाम से मेरी प्रोफाइल मिलेगी, या फिर इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको जाना है, एजुकेटर प्रोफाइल लिंक पे क्लिक करना है, तो मेरी प्रोफाइल ओपन होगी आशीष कुमार के नाम से। आप मेरे को वहां पे फॉलो कर लेना। उससे फायदा ये होगा कि जब भी मैं ऐप पर क्लास लेकर आऊंगा तो आप लोगों के पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। और क्लास को अनलॉक करने के लिए कोड क्या यूज करना है, आपको एराटी 10 ही यूज करना है। ये बेटा आपका एसएससी का सब्सक्रिप्शन है। अगर आप लेते हो 24 महीने का, 12 महीने का या 6 महीने का, और कोड लगाते हो आप एराटी 10, तो लगाने के बाद आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। और 24 महीने में आपको 8 महीने का एक्स्ट्रा मिलेगा, 12 महीने में आपको 4 महीने का एक्स्ट्रा मिलेगा, 6 महीने में आपको 2 महीने का एक्स्ट्रा मिलेगा। तो इनमें से कोई भी एक आप ले सकते हो। ये टेलीग्राम चैनल, इसको जरूर ज्वाइन करिएगा आप। मैथ्स बाय आशीष सर अंडरस्कोर अनअकैडमी, इसी पर सभी क्लासेस की पीडीएफ आपको इसी टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कराई जाएगी। तो जितने भी स्टूडेंट्स जुड़ चुके हैं इस टेलीग्राम चैनल से जरूर कनेक्ट हो जाइएगा, यहीं पर आपको क्लास की पीडीएफ मिलेगी। चलिए तो बच्चे एक बार क्लास को शेयर करके आ जाओ फटाक से, और आज की इस सेशन को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। चलिए आज की क्लास का पहला नंबर क्वेश्चन आप सभी विद्यार्थियों के लिए। तो आप सारे प्यारे स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर करेगा, क्या होगा। यहाँ पर आपसे बोल रहा है कि यदि दो क्रमागत धनात्मक विषम पूर्णांकों के वर्गों का अंतर 56 है, तो दोनों क्रमागत विषम पूर्णांक ज्ञात करना है आप लोगों को, क्या होंगे। कह रहा है कि दो क्रमागत धनात्मक विषम पूर्णांकों के वर्गों का अंतर कितना है बेटा, 56। तो अलग अलग दोनों विषम पूर्णांक आपको ज्ञात करने हैं कि क्या होंगे। अगर मैं पहला ऑप्शन लू, देखो 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, और 15 का स्क्वायर कितना होता है 225। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आ गया, 56 निकल कर आ गया भाई डिफरेंस, है ना। डिफरेंस की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पर। तो इसका मतलब आपके जो कॉन्जिक्यूटिव और इंटीजर होंगे वो 13 और 15 ही होंगे। ऑप्शन नंबर ए ही इस सवाल का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। समझ में आ गया। आई होप कि सभी को ये सवाल क्लियर हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं बेटा हम लोग। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं और इसका जवाब दीजिएगा आप लोग क्या होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड का जवाब दीजिएगा आप लोग क्या होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड का जवाब दीजिएगा। सवाल में आपसे बोल रहे हैं कि चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की गई 12,000 रुपए की धनराशि 5 वर्ष में दोगुनी हो जाती है, तो वह धनराशि 15 वर्ष में कितनी हो जाएगी, ये आप लोगों को निकाल कर बताना है। क्या बोल रहा है कि 12,000 रुपए प्रिंसिपल अमाउंट है, 5 साल में दोगुनी हो जाती है, तो वह 15 साल में कितनी हो जाएगी, ये आपको बताना है बेटा, ठीक है ना। अब देखो कंपाउंड इंटरेस्ट की बात कर रहा है, कंपाउंड इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं। अगर कोई प्रिंसिपल अमाउंट 1 है, तो 1 से कितना हो जा रहा है, 2 हो जा रहा है, और कितने समय में हो रहा है, 5 सालों में हो रहा है। तो कह रहा है कि 15 सालों में यह कितना हो जाएगा। तो 5 में 3 की गुणा करनी पड़ेगी यानी कि, तो 15 साल में कितना हो जाएगा ये आपका 2 गुणा 2 गुणा 2। तो यानी कि बेटा ये 15 साल में आपका कितना हो जाएगा, 2 की पावर 3 यानी कि 8 गुना। 2 की पावर 3 यानी कि 8 गुना हो जाएगा। बात समझ में आ गई, बात क्लियर होगी आपको यहाँ पर, बात समझ में आ गई यहाँ पर।
कितना हो जाएगा ये 8 गुना हो जाएगा। तो अगर अमाउंट आपका प्रिंसिपल अमाउंट कितना था आपका 12,000 रुपए, और 12,000 रुपए 1 यूनिट की वैल्यू है, यहाँ पर 1 यूनिट की वैल्यू है। तो जब ये 8 गुना होगा तो 8 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 96,000 रुपीज। तो ये कितना हो जाएगा 12,000 रुपए के प्रिंसिपल अमाउंट 96,000 रुपीज हो जाएगा। डी इज द रिक्वायर्ड आंसर। समझ में आई बात? आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 का जवाब दीजिएगा आप लोग। इस सवाल का आंसर आप लोगों को करना है, क्या होगा? देखो बेटा, इस क्वेश्चन का जवाब देना है। कह रहे कि एक वृत्त किसी त्रिभुज एबीसी की भुजा बीसी को पी पर स्पर्श करता है। भुजा एबी और एसी को क्रमशः बिंदु क्यू और आर पर वृत्त से स्पर्श करने के लिए बढ़ाया जाता है। तो ए क्यू की लंबाई निकालकर आपको बतानी है कि कितनी होगी। ठीक है ना? एक वृत्त त्रिभुज एबीसी की भुजा बीसी को पी पर स्पर्श करता है। तो सबसे पहले आप एक ट्रायंगल बना लो एबीसी, है ना? सबसे पहले आप यहाँ पर एक ट्रायंगल बना लो। ये आपका ए पॉइंट है, ये आपका बी पॉइंट है, और ये आपका यहाँ पर सी पॉइंट है। ठीक है ना? एक सर्कल है बेटा, यहाँ पर एक सर्कल है आपका जो बीसी को पी पर स्पर्श करता है। बीसी को कहां पर स्पर्श करता है? पी पर स्पर्श करता है, यानी कि यहाँ पर इसको पी पर स्पर्श करता है। अब आगे सवाल में बोलते हैं कि ए बी और ए सी को बिंदु क्यू और आर पर वृत्त से स्पर्श करने के लिए बढ़ाया जाता है। तो ए बी को ये क्यू पर स्पर्श कर रहा है यहाँ पर, और ए सी को बेटा यहाँ पर आर पर स्पर्श कर रहा है। तो अब आपसे पूछता है कि ए क्यू की लंबाई निकालकर आप लोगों को बता दी है, ए क्यू की लंबाई। तो सबसे पहले तो मैं ये बता देता हूं कि अगर कोई भी एक्सटर्नल पॉइंट ए है, मान लो कि कोई एक्सटर्नल पॉइंट ये ए है, और यहाँ पर ये एक सर्कल है। अगर इस ए पॉइंट से दो टेंजेंट खींची जाती है, दो टेंजेंट, तो इन दोनों टेंजेंट की लंबाई आपस में बराबर होती है। तो ऐसे ही यहाँ पर दो टेंजेंट कौन कौन सी है? ए क्यू और ए आर, इन दोनों की लंबाई आपस में क्या होगी? बराबर होगी। दूसरी बात ये है, इसको भी आपको ध्यान से समझना है, कि बी क्यू बराबर बीपी के होगी, और सीपी बराबर आपकी सी आर के होगी। ये बात भी आप लोगों को क्लियर हो गई है? हुई या नहीं हुई क्लियर? अब देखो यहाँ पर ए क्यू बराबर ए आर को मैं यहाँ पर क्या कह सकता हूँ? इसको मैं क्या कह सकता हूँ? ए बी और प्लस का बीपी, ए बी प्लस का बीपी। या फिर इसको मैं बोल सकता हूं यहाँ पर बेटा कि ए सी, है ना? या क्या बोल सकता हूँ यहाँ पर इसको? ए सी और प्लस का सीपी। ठीक है ना? तो इसको मैं यहाँ पर क्या कह दूंगा? बीपी को बी क्यू भी कह सकता हूँ, यानी कि ए बी और प्लस बीपी को बी क्यू भी बोल सकता हूँ, और ए सी और सीपी को क्या कह सकता हूँ? सी आर भी कह सकता हूँ। तो ये कंप्लीट आपकी क्या निकल कर आ जाएगी? ए क्यू निकल कर आ जाएगी। और ये आपकी कंप्लीट क्या निकल कर आ जाएगी? आपकी ए आर निकल कर आ जाएगी। आएगी नहीं आएगी? तो यानी कि यहां से जो मेरी कंडीशन निकल कर आई है, मुझे ए क्यू की लंबाई चाहिए। तो बेटा जो आपका ए क्यू होगा ना, वो इस पूरे ट्रायंगल एबीसी के पैरामीटर का क्या होगा? हाफ हो जाएगा, यानी कि 1/2 ए बी प्लस का बी सी और प्लस का सी ए के बराबर होगा। ए क्यू की जो लंबाई होगी वो इस ट्रायंगल के पैरामीटर के हाफ के बराबर होगी, यानी कि ऑप्शन नंबर इस सवाल का बिल्कुल करेक्ट आंसर जाएगा। ठीक है ना? बात समझ में आ गई? हमेशा आपको ध्यान रखना है, हमेशा आपको ध्यान रखना है कि जो टेंजेंट है, इनकी जो लेंथ होती है, इस ट्रायंगल के पैरामीटर के हाफ के बराबर होगी। आगे आ जाओ, इस वाले का जवाब दो आप। क्वेश्चन नंबर 4। सीबीटी 1 का रिजल्ट अभी टाइम लगेगा आने में, हो सकता है कि दिसंबर तक आपका रिजल्ट आए। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आप लोगों को बताना है, क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आप लोगों को बताना है, क्या होगा? क्वेश्चन में आपसे बोल रहा है कि दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है। दोनों संख्याओं में 4 जोड़ने पर अनुपात 7:10 हो जाता है। तो दोनों संख्याओं के बीच का डिफरेंस निकालकर आप लोगों को बताना है कितना होगा। ठीक है ना? अब देखिए, तो दो संख्याएं हैं जिनका रेशियो 2 और 3 है, यानी कि संख्याएं आपकी 2x और 3x है। अगर दोनं में 4 को ऐड कर देता हूँ, 4 ऊपर और 4 नीचे, तो आपका जो रेशियो बनता है 7:10 बनता है। आप क्रॉस मल्टीप्लाई में कर देता हूँ यहाँ पर, तो कितना आएगा आपका? 20x और प्लस का 40 और इक्वल टू 21x और प्लस का 28। तो यानी कि x बराबर आपका 12 निकल कर आ गया। ठीक है ना? x बराबर आपका 12 निकल कर आ गया। अब आपसे पूछता है कि दोनों संख्याओं का डिफरेंस, तो डिफरेंस कितना है यहाँ पर? 1x, और x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी? 12, यानी कि डिफरेंस आपका 12 ही आएगा। ए इज द रिक्वायर्ड आंसर। क्लियर है?
ए इज द रिक्वायर्ड आंसर। समझ में आ गई बात? इस वाले का जवाब दो आप, क्वेश्चन नंबर 5 का। इस सवाल का जवाब दीजिएगा, क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर आप लोगों को बताना है, क्या होगा? कह रहे कि पहली 5 भाज्य संख्याओं के माध्य और पहली 5 अभाज्य संख्याओं के माध्य का अंतर निकालकर आप लोगों को बताना है। यानी कि 5 कंपोजिट नंबर और 5 प्राइम नंबर के एवरेज के बीच का डिफरेंस। तो कंपोजिट नंबर क्या होता है, सबसे पहले तो आप मुझे ये बताओ, कंपोजिट नंबर कौन कौन से नंबर होते हैं, ठीक है ना? और दूसरा आपको बताना है कि प्राइम नंबर कौन कौन से नंबर होते हैं, और पहले 5 कंपोजिट नंबर, पहले 5 प्राइम नंबर बताने हैं। देखो, सबसे पहले तो मैं आपको प्राइम नंबर के बारे में बता रहा हूँ। प्राइम नंबर वो नंबर होता है जो खुद से कटता है और एक से कटता है। तो सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर आपका होता है 2। 2 के बाद 3 आएगा, 3 के बाद आपका 5 आएगा, 5 के बाद 7 और 7 के बाद 11। ये तो स्टार्टिंग के 5 प्राइम नंबर आपके निकल कर आ गए। कंपोजिट नंबर क्या होता है? जो एक से भी कटे और खुद से भी कटे, है ना? यानी कि कंपोजिट नंबर वो नंबर जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं। एक से तो कटता ही है, खुद से भी कटता है, उसका एक फैक्टर और बनता है। तो ऐसा सबसे छोटा जो नंबर होता है आपका 4 होता है ना? 4 के बाद आपका क्या बनेगा? 6 बनेगा। 6 के बाद आपका क्या बनेगा? 8 बनेगा। 8 के बाद आपका 9 बनेगा, और 9 के बाद आपका 10 बनेगा। किसी भी नंबर को देख लो, हर किसी के 2 से ज्यादा फैक्टर है। 4 के फैक्टर क्या हो गए? 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा। 6 के फैक्टर क्या क्या बनेगा? 1 2 3 बनेगा। 8 का फैक्टर क्या क्या बनेगा? 1 बनेगा, 2 बनेगा, 4 बनेगा, 8 बनेगा। 9 का फैक्टर 1 3 और 9 बनेगा। 10 का फैक्टर बनेगा 1 2 5 और 10। यानी कि हर किसी के मोर देन 2 फैक्टर है, वही आपका कंपोजिट नंबर होता है। और सबसे स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर होता है आपका 4। तो इनका एवरेज निकाल कर बताना है। पहले तो कंपोजिट नंबर का एवरेज निकाल दो। तो 6 4 10 और 8 18, और 18 और 9 27 और 10 37, यानी कि 37/5। तो 7.4 आपका निकल कर आ गया। अब प्राइम नंबर का एवरेज निकालेंगे, यहाँ पर ये कितना निकल कर आएगा? 2 3 5 5 10, 7 17 और 11 आपका 28। 28/5, तो ये आपका कितना निकल कर आ गया? 5.6 निकल कर आ गया, ठीक है ना? अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस आपको बताना है, डिफरेंस कितना होगा। तो 7.4 और -5.6 के बीच का जो डिफरेंस होगा, तो ये आपका कितना निकल कर आ जाएगा भाई? ये आपका डिफरेंस निकल कर आएगा आपका 1.8, ठीक है ना? आपका जो डिफरेंस निकल कर आएगा कितना आएगा? 1.8, और ए इज द रिक्वायर्ड आंसर। समझ में आ गया? ये बात क्लियर हो गया आप सभी को? कोई दिक्कत तो नहीं है? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए, इस सवाल का जवाब आप सभी को बताना है, क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 6। इस क्वेश्चन में आपसे बोल रहा है कि किसी कार के मूल्य में प्रति वर्ष 20% की वृद्धि से अवमूल्यन होता है। वो वर्ष, ये वो नहीं है बेटा, यहाँ पर है दो। तो 2 वर्षों के बाद कार का जो मूल्य है वो 4,80,000 रुपए हो जाएगा। तो कार का वास्तविक मूल्य निकालकर आप लोगों को बताना है। यानी कि हर साल 20% क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। और 2 सालों के बाद ये प्राइस 4,80,000 हो जाता है। तो बता रहा है, आपसे पूछता है कि 2 साल के पहले कितना रहा होगा। तो 20% कम हो रहा है, तो 20% का मतलब होता है 1/5। तो यानी कि फर्स्ट ईयर हम देखेंगे कितना हो रहा है, 5 पर 1 कम हो रहा है। तो कितना हो जाएगा आपका? 5 से 4 हो जाएगा। अगर सेकंड ईयर की बात करेंगे तो सेकंड ईयर भी सेम परसेंटेज में कमी आ रही है। सेकंड ईयर भी 5 से आपका 4 हो रहा है, ठीक है ना? तो कितना बन रहा है आपका? 25 से 16 बन रहा है। और आपको दे रखी है 16 यूनिट की वैल्यू, सवाल में आपको कितनी दे रखी है? 4,80,000। तो 16 से कटेगा, 16 थी 48, यानी कि 30,000 पर चला गया। और 30,000 की यहाँ पर मैं गुणा करूंगा, तो ये कितना निकल कर आएगा? 7.5 लाख रुपीज। तो इसका मतलब 2 साल के पहले ये प्राइस आपका कितना होगा? 7.5 लाख। तो सी होगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। आप सभी स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 7 का जवाब दीजिएगा। सारे के सारे बच्चे आंसर करेंगे।
इस क्वेश्चन को देखते हैं कि किसी विद्यालय में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 5:7 है। सत्र के दौरान 8 और लड़कियों का दाखिला हो जाता है और उसके बाद लड़कियों और लड़कों की संख्या का अनुपात 1:1 हो जाता है। तो स्टार्टिंग में लड़कों और लड़कियों की संख्या के बीच का अंतर कितना था? स्टार्टिंग में जो बॉयज और गर्ल्स का जो रेशियो था वो कितना था? 5x/7x था। कह रहा है कि 8 लड़के और आ जाते हैं और अब जो रेशियो बन जाता है 1:1 बन जाता है। क्रॉस मल्टीप्लाई हम लोग करेंगे तो यहाँ पर निकल कर आएगा 5x+8 और इक्वल टू 7x, यानी कि 2x बराबर 8 आएगा, x बराबर आपको 4 निकल कर आ जाएगा। ठीक है, अब आपसे पूछता है स्टार्टिंग में इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना था? तो बेटा डिफरेंस जो आपका निकल कर आ रहा है, डिफरेंस कितना आ रहा है आपका? 7x माइनस का 2x इक्वल टू कितना आ रहा है? 7x माइनस 5x, यानी कि डिफरेंस आपका आ रहा है 2x, x बराबर 4 है, तो यानी कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने आ जाएंगे? 8। डी होगा सवाल का राइट आंसर। बहुत बढ़िया परवीन, परवीन जी का बिल्कुल करेक्ट आंसर, जमीला का बिल्कुल करेक्ट आंसर, ठीक है ना, देव झा का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आप अगला सवाल देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 8 आप लोगों के लिए। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आपसे सवाल पूछा गया है और इस सवाल का जवाब आप सभी लोग बताइएगा क्या होगा। आपको दे रखा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन और इस इक्वेशन का एक रूट्स आपको दे रखा 5/2। कह रहा है कि तो समीकरण का दूसरा मूल और m की वैल्यू निकालकर आप लोगों को बतानी है। देखिएगा एक रूट्स आपको दे रखा कितना है यहाँ पर? एक तो दे रखा आपका 5/2 और दूसरे को मान लेता हूं मैं यहाँ पर अल्फा, है ना। ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो सम ऑफ रूट्स कितना होता है? यानी कि 5/2 प्लस का अल्फा इक्वल टू -b/a, तो ये आपका निकल कर आएगा 8/2। तो यहाँ से अल्फा निकल कर आ जाएगा मेरा 8/2 और माइनस का 5/2, यानी कि अल्फा की वैल्यू आपकी 3/2 निकल कर आ जाएगी। ठीक है ना, अल्फा की वैल्यू कितने निकल कर आएगी यहाँ पर? 3/2 निकल कर आ जाएगी। बात समझ में आ गई आप सभी को? क्लियर हो गया। अगर मैं दोनों रूट का प्रोडक्ट निकाल लूं तो ये निकल कर आएगा 5/2 इंटू अल्फा बराबर c/a, यानी कि -m/2। ठीक है ना, अल्फा की वैल्यू यहाँ पर 3/2 रख दूंगा, 5/2 इंटू 3/2 इक्वल टू -m/2। 2 से आपका 2 कट गया, 5 से 15/2, यानी कि m बराबर निकल कर आ गया -15/2। और आपसे यही पूछता है, तो एक रूट तो आपका 3/2 निकल कर आ चुका है और m की वैल्यू आपकी -15/2 आई, तो डी होगा सवाल का बिल्कुल सही जवाब। क्लियर हो गया आप सभी को? डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर होगा। आई होप कि आप सभी को क्लियर हो गया होगा। आप अगले क्वेश्चन पर आप आ जाइएगा, क्वेश्चन नंबर 9 है आप लोगों के लिए और इसका जवाब देना है आप लोगों को। आपसे बोल रहा है कि 23 का वह न्यूनतम गुणनज क्या होगा जो 18, 21, 24 से भाग देने पर 7, 10 और 13 शेषफल बचता है। कितना बचता है? 7, 10 और 13 शेषफल आपका बचता है ना। 23 का न्यूनतम क्या बताना है? मल्टीप्लायर आपको बताना है। अब देखो, अगर देखो शेषफल 7, 10, 13 बच रहा है, तो इसमें से 7 माइनस करूंगा, इसमें से 10 माइनस करूंगा, इसमें से 13 माइनस, तो हर जगह रिमाइंडर आपका क्या बच गया? 11, 11 बच गया। तो यानी कि सेम रिमाइंडर का केस है, सेम रिमाइंडर, ठीक है ना, सेम रिमाइंडर का केस है। तो आप लोग क्या करेंगे सेम रिमाइंडर के केस में? सबसे पहले तो आपको 18, 21 और 24 का क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। एलसीएम ऑफ दिस, तो एलसीएम कितना निकल कर आएगा? 24। 21 में आता है 7 गुणा 3, 3 तो 24 में आ चुका, 7 नहीं आया, 7 को यहाँ पर रख दू। यहाँ पर कितना आता है आपका? 6 3 18, तो 6 तो 24 के अंदर आ चुका, 3 नहीं आया, तो आपका जो एलसीएम निकल कर आएगा 24 गुणा 21 निकल कर आएगा। इन दोनों की गुणा करूंगा, 4 एकम 4, 4 दूनी 8 और 2 10 का 0 1, 2 दूनी 4 और 1 5, यानी कि 504 निकल कर आ गया। क्लियर है? सेम रिमाइंडर का केस है, तो सेम रिमाइंडर को क्या कर दूंगा? 504 के और माइनस का 11 माइनस कर दूंगा। अब कह रहा है कि 23 का मल्टीपल भी होना चाहिए। अब जो नंबर 23 से कटेगा वो कितना हो जाएगा भाई? यहाँ पर 504 को अगर 23 से कट करूंगा, 23 दूनी 46, तो एक तो कटेगा आपका 460, ठीक है, बाकी क्या बच गया आपका? 44 बच गया, तो 23 ही कम 23, तो 23 के बच गया यहाँ पर। क्लियर है? इसको थोड़ा सा मैं इस तरफ लिख देता हूँ, है ना, इसको यहाँ पर लिख देता हूँ। एक तो आपका क्या कटेगा यहाँ पर? 460 के 23 से कट रहा है, 26 के 23 से कट रहा है, 460 और 26 यानी कि 486, तो 14 और 4 18, तो यहाँ पर बच गया आपका 18 के और माइनस का 11।
अब इसको हमें चेक करना पड़ेगा। तो यानी कि यहाँ पर k की जगह ऐसी कौन सी वैल्यू रखूं कि k की वैल्यू रखने पर 18k माइनस 11 23 से कंप्लीटली डिविजिबल हो जाए। बात समझ में आ गई? तो 18 पंजे 90 है ना, और 90 में से अगर आपका 11 जाएगा तो कितना जाएगा आपका 79, तो नहीं कट रहा है। 18 चौका 72, 72 में से अगर 11 को मैं माइनस करूंगा तो क्या उससे कटेगा? आपका नहीं कटेगा। 1 पे नहीं कट रहा। 18 दूनी 36, 36 में से 11 जाएगा तो नहीं कटेगा। 18 तीय 54 में से जाएगा, नहीं कटेगा। अगर मैं 6 रखूं, 18 छिके 108, 108 में से अगर 11 जाएगा तो 97, 97, तो क्या आपका यहाँ पर कटेगा? बोलो 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 बोलो। 18 सत्ते 126, 126 में से अगर 11 जाएगा बिल्कुल कटेगा। यानी कि के बराबर 7 पर आपकी बात बन गई। 18 सत्ते 126, 126 में से अगर 11 को माइनस करूंगा 115, और 115 23 से कंप्लीटली डिविजिबल है। यानी कि जो मेरा नंबर होगा ना वो इस तरीके से होगा भाई, 504 गुणा 7 और माइनस का 11, तो 7 चौक 28 आ जाएगा और 7 पंजे 35, और माइनस कर दूंगा 11, तो ये आपका जो नंबर निकल कर आएगा यानी कि 3517 आपका निकल कर आ जाएगा, 3517। ठीक है, आपका जो नंबर यहाँ पर निकल कर आ रहा है 3517 आपका निकल कर आ रहा है, 3517, 3517। लेकिन किसी ऑप्शंस में आपको यहाँ पर नहीं दे रखा, कहीं मल्टीप्लायर में कोई दिक्कत तो नहीं करती? देखो यहाँ पर जब 504 लिखा गया था तो 460 कंप्लीटली कट रहा है, और 44, तो 44 में 26 कट रहा है। 26 और 26 के बाद आपका जो बचेगा 10 18 आपका यहाँ पर बचेगा। ओके 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 ओके, देखो यहाँ पर गड़बड़ कर दिया। 23 का मल्टीप्लायर आपको निकालना है भाई, मैंने 26 का कर दिया है ना। यहाँ पर आपका कितना निकल कर आएगा? 23 के आ जाएगा, है ना। 23 के आ जाएगा। 460 कट रहा है कंप्लीटली, 23 के कट रहा है, तो 504 में से 460 माइनस करूंगा 44, और 44 में से अगर 23 के को माइनस में यहाँ पर करूंगा 44 में, तो आपका जो बचेगा वो बचेगा 21 के और माइनस का 11। अब इस नंबर में आपको के की वैल्यू यहाँ पर रखनी है, और अब देखना है कि के की वैल्यू ऐसे में क्या रखूं कि नंबर कंप्लीटली डिविजिबल हो जाए। तो 21 पंजे 105, और 105 में से अगर 11 माइनस करूंगा तो 94 जाएगा, और 23 चौका होता है आपका 12। ठीक है ना, यही आएगा ना। 23 नहीं 44, बिल्कुल 504 बन रहा है। और यहां से अगर हम देखें 21 पंजे 21 छिका 126, यानी कि अगर के बराबर में 6 रख लू, है ना, तो 21 छिका 126, 126 में से 11 जाएगा तो 115 कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा। यानी कि के बराबर 6 पर सेटिस्फाइड कर रहा है, तो आपका जो नंबर आएगा 504 गुणा 6 और माइनस 11, ये नंबर निकल कर आएगा 6 चौक 24, यानी कि 30, 24 में से अगर 11 माइनस करूंगा तो 3013 आपका जो नंबर है वो 23 से कंप्लीटली डिविजिबल है। और इसमें आपका रिमाइंडर 7, 10 और 13 भी बचेगा। बी इज द रिक्वायर्ड आंसर। ये सवाल आपको बस थोड़ा सा ध्यान से समझना है ना। सबसे पहले आपको एलसीएम निकालना है, फिर आपको ये पता करना है कि सेम रिमाइंडर का केस है नहीं है, तो सेम रिमाइंडर का केस था, तो एलसीएम इंटू के 504 इंटू के -11 आएगा। अब 504 को मुझे ये भी चेक करना है कि नंबर 23 से डिविजिबल है नहीं है, तो मैंने चेक करा 23 से कटता है 460 और प्लस 23, तो प्लस का 21 -11 आपका बच गया। तो के बराबर अगर मैंने इस पे 6 पुट करा तो जो नंबर मेरा निकल कर आया वो 23 से कंप्लीटली डिविजिबल है। ठीक है, ये वाला बताओ आप लोग। पी की वैल्यू आपको दे रखी 2+√3, क्यू इक्वल टू 2 - √3, पी अपॉन क्यू की वैल्यू आपसे पूछता है। अब देखो पी अपॉन क्यू हम यहाँ पर इजिली निकाल देंगे, 2+√3 और डिवाइडेड बाई 2 - का √3। अब इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे गुणा करूंगा, 2+√3 से नीचे गुणा,
और 2 + √3 से ऊपर गुणा, तो ऊपर आपका बनेगा 7 + 4√3 और नीचे क्या बनेगा आपका, 2 दूनी 4 में से 3 गया तो 1 आ जाएगा, तो यानी कि 7 + 4√3 डिवाइडेड बाई 1 इज द रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 आप इसका जवाब दो। आपको x/y दे रखा है यहाँ पर, तो 4x + 3y/4y - 4x की वैल्यू आपसे पूछता है कि कितनी होगी। तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या रख दूंगा, 3 रख दूंगा और y की वैल्यू को 4 रख दूंगा। तो x की वैल्यू 3 रख दूंगा तो 4 दिए 12 और प्लस 3 चौक 12। y की वैल्यू कितनी, 4 4 चौक 16 और 4 दिए 12, 12 और 12 आपका 24 आएगा, 16 में से 12 जाएगा तो आपका 4 आएगा, तो आपका जो रेशियो निकल कर आया 6:1, 6:1 बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 देखो आप लोग इसका जवाब। कह रहे कि किसी भिन्न का हर उसके अंश से 2 अधिक है, यदि अंश को 3 से गुणा किया जाता है और हर को 2 से गुणा किया जाता है तो भिन्न 1/2 बन जाती है, तो दी गई भिन्न आपको निकाल कर बता दी। कह रहे कि जो फ्रैक्शन है उसका हर अंश से 2 अधिक है, हर जो है अंश से 2 अधिक है, तो ऐसा कौन सा ऑप्शन आपको दे रखा है यहाँ पर 2 अधिक होगा, यहाँ पर तो 1 अधिक है, पहला ऑप्शन बिल्कुल नहीं हो सकता। यहाँ पर कितना अधिक है, 2 अधिक है, यानी कि ये ऑप्शन हो सकता है। यहाँ पर बेटा आपका 3 अधिक है, ये कतई नहीं हो सकता। यहाँ पर आपका 3 अधिक है, ये भी आपका कतई नहीं हो सकता। तो यानी कि ऑप्शन नंबर 2 ही सवाल का करेक्ट आंसर होगा, बाकी कुछ भी चेक करने की जरूरत नहीं। आप चाहो तो चेक भी कर सकते हो। देखिएगा जो आपका हर है अंश से 2 अधिक है, कह रहे कि अंश को 3 से गुणा किया जाता है और हर को 2 से, तो 3 से इसे गुणा करूंगा, इसे 2 से, तो भिन्न बन जाती है आपकी 1/2। बिल्कुल वैल्यू सारी सेटिस्फाइड कर रही है, बी इज द रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 13th नंबर क्वेश्चन, ये बताइएगा आप लोग इसका जवाब क्या होगा। इस क्वेश्चन में आपसे बोल रहा है कि देवेश हर दिन अपने घर से सुबह 7 बजे निकलता है और 8:30 बजे ऑफिस पहुंच जाता है। एक दिन वह अपने घर से सुबह 7 बजे निकलता है, लेकिन उसने दूरी का पांचवा हिस्सा उसने दूरी का पांचवा हिस्सा अपनी सामान्य गति से 5/6 पर पूरा किया और बाकी दूरी को अपनी सामान्य गति की 6/5 पर पूरा किया। तो उस दिन देवेश लगभग कितने बजे ऑफिस पहुंचा, आप लोगों को निकाल कर बताना है। क्या करना है, आप लोगों को अब निकाल कर बताना है, ठीक है ना। अब देखो मैं टोटल डिस्टेंस यहाँ पे कुछ डिस्टेंस को एज्यूम कर लेता हूँ खुद से। अब मैंने यहाँ पर क्या करा, टोटल डिस्टेंस को मान लिया। टोटल डिस्टेंस क्या मान ली मैंने, 30 किलोमीटर मान ली। अब सवाल में बोल रहा है कि देवेश 7 बजे निकलता है और जर्नली 8:30 बजे ऑफिस पहुंच जाता था। तो एक दिन 7 बजे तो निकल गया, लेकिन अपने डिस्टेंस का पांचवा हिस्सा, तो यानी कि 30 किलोमीटर का जो पांचवा हिस्सा होगा, पांचवा हिस्सा तो कितना बैठ जाएगा, वो आपका 6 किलोमीटर। ये आपका बन जाएगा यहाँ पर 6 किलोमीटर, और बाकी की जो डिस्टेंस बचेगी वो बचेगी आपकी 24 किलोमीटर, ठीक है ना। कह रहे कि जो पांचवा हिस्सा यानी कि 6 किलोमीटर की जो डिस्टेंस है, वो 5/6 की रफ्तार पर पूरा किया। यानी कि 5 की रफ्तार से 6 की रफ्तार से चलता था, लेकिन चला कितने से, 5 की रफ्तार से। ये तो आपकी एक्चुअल स्पीड है, और ये बाद वाली स्पीड है यानी कि डिक्रीज स्पीड, ठीक है ना। स्पीड का रेशियो आपका निकल कर आ गया। भाई चलता 6 की रफ्तार से था, लेकिन चलता है 5 की रफ्तार से, ठीक है ना। अब आगे बोल रहा है कि जो बाकी की डिस्टेंस बची यानी कि 24 किलोमीटर की दूरी बची, उसे अपने सामान्य गति के 6/5 से चलता है। यानी कि बाकी के डिस्टेंस में जो उसकी स्पीड है, एक्चुअल जो स्पीड है वो 5 है, और जो बाद वाली स्पीड है यानी कि इंक्रीज स्पीड जो है इसकी, वो कितनी है यहाँ पर, 6 है। इंक्रीज स्पीड कितनी है बेटी, यहाँ पर 6 है। अब सवाल में बोल रहा है कि उस दिन देवेश लगभग कितने बजे अपने ऑफिस पहुंचेगा। वैसे तो 7 बजे निकल के 8:30 पहुंच जाता था, लेकिन अब उसने 6 किलोमीटर के डिस्टेंस 6 की रफ्तार से चलता था तो 5 की रफ्तार से चला, ठीक है ना। और बाकी की 24 किलोमीटर की डिस्टेंस अगर 5 की रफ्तार से चलता था तो 6 की रफ्तार से चला, ठीक है ना। अब देखो अब हमें निकालना है कि कितने बजे ऑफिस पहुंचेगा। अब देखो ये आपकी एक्चुअल स्पीड यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। इस स्पीड को मैं सेम बना लेता हूँ, यहाँ पर भी 6 से गुणा, तो यहाँ पर भी 6 से गुणा, तो ये स्पीड आपकी आ जाएगी 36, तो यहाँ पर करूंगा 5 से गुणा, ठीक है ना। तो ये स्पीड आपकी 30 आ जाएगी।
अब रेशियो में अगर किसी एक नंबर पे 5 से आप गुणा करोगे, 5 से आप गुणा करोगे तो इधर भी 5 से गुणा करनी पड़ेगी, तो ये आपकी 25 निकल कर आ जाएगी, ठीक है ना। अगर यहाँ पर 6 से गुणा करोगे तो 30 आ जाएगा और ये आपका 36 निकल कर आएगा, ठीक है ना। यानी कि दोनों केस में जो एक्चुअल स्पीड है वो 30-30 किलोमीटर प्रति घंटा आपके निकल कर आ चुकी है। क्लियर हो गया बात। लेकिन उस दिन क्या करता है, 6 किलोमीटर की दूरी चलता है 25 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से, और 24 किलोमीटर की डिस्टेंस चलता है 36 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से, ठीक है ना। इस हिसाब से चलता है। क्लियर है, बात समझ में आ रही है। अब देखो आपको निकालना है कि टोटल समय कितना लगेगा। अब टोटल टाइम निकाल ले, तो यहाँ पर जो टाइम लग रहा है 6 किलोमीटर के डिस्टेंस कवर करता है, किस रफ्तार से चलता है बेटा, यहाँ पर ये चलता है 25 की रफ्तार से, ठीक है ना। कितनी रफ्तार से चलता है, 25 की रफ्तार से चलता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो आपका टाइम निकल कर आएगा, ध्यान से समझना है, यहाँ पर जो आपका टाइम निकल कर आएगा, है ना। हाँ, दूसरी एक चीज और आप देख लीजिएगा, यहाँ पर दूसरा एक चीज और देख लीजिएगा आप यहाँ पे, है ना। आप मुझे यहाँ पे एक चीज और ये बताइएगा, अगर जर्नली वो 7 बजे चल के 8:30 बजे पहुंचता है तो 1.5 घंटे में पहुंच जाता है वैसे वो जर्नली, ठीक है ना। 1.5 घंटे में पहुंच जाता है। और बेटा 1.5 घंटे में जब पहुंचता है, 1.5 घंटे में जब यहाँ पर पहुंचता है, और 1.5 घंटे में उसकी स्पीड है हर घंटा 30 किलोमीटर प्रति घंटा। स्पीड कितनी है उसकी, 30 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 1.5 घंटे में कितने डिस्टेंस को कवर करेगा, 1.5 घंटे में चलेगा वो 45 किलोमीटर की डिस्टेंस को। तो यानी कि एक्चुअल डिस्टेंस यहाँ पर मेरी निकल कर आ गई 45 किलोमीटर। अब 45 किलोमीटर का 1/5 भाग कितना होता है, 1/5 भाग होता है 9 किलोमीटर। और बाकी का जो भाग बचा वो कितना होता है आपका 36 किलोमीटर। अब यहां से मुझे पता लग गया कि स्टार्टिंग की जो 9 किलोमीटर की स्पीड है वो चलता है 25 की रफ्तार से। तो 9/25 ये मेरा टाइम निकल कर आएगा इंटू 60, तो मिनट्स में टाइम निकाल दूंगा। 5/25, 5 से 12 बढ़ जाएगा, 12 निम्मा 108/5, ठीक है ना। अब यहाँ पर चल रहा है 36 किलोमीटर के डिस्टेंस और 36 की स्पीड से, तो यहाँ पर जो टाइम निकल कर आएगा 1 घंटा निकल कर आएगा, ठीक है ना। तो टाइम आपका निकल कर आ गया टोटल, कितना निकल कर आ गया आपका, 1 घंटा और 108/5 मिनट। तो यानी कि एक्चुअल में जो टाइम निकल कर आएगा 7 बजे निकलता है, 1 घंटा तो लेता ही है और प्लस 108/5 यहां से ले रहा है। तो 5 से कट करूंगा, 5 दूनी 10 और आपका 5 ही कम 5 यानी कि 6। तो इसका मतलब 8 बजकर 21.6 मिनट पर पहुंचेगा, ठीक है ना। इतने बजे पहुंचेगा, यानी कि जो आपका जवाब जाएगा वो सी ऑप्शन जाएगा। इसका मतलब उस दिन वह 8 बजकर 21 मिनट पर पहुंच जाता है अपने ऑफिस, जब वह 1/5 डिस्टेंस को 6 से 5 के रेशियो में कवर करता है, और जो बाकी की डिस्टेंस बची है उसको 5 से 6 के रेशियो में कवर करता है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर मेरी एक्चुअल डिस्टेंस निकल कर आ गई जो कि 45 किलोमीटर थी। अब 45 किलोमीटर का 1/5 भाग होता है 9 किलोमीटर, बाकी की जो बची वो होती है आपकी 36 किलोमीटर। अब यहाँ पर दोनों ही केस में स्पीड का रेशियो मैंने लिख दिया। जैसे स्पीड का रेशियो लिखा, जैसे स्पीड का रेशियो लिखा और दोनों की एक्चुअल स्पीड मैंने कर दी सेम। तो अब जो स्पीड आई बढ़ने घटने के बाद या बढ़ने के बाद, उससे मैंने यहाँ पर टाइम निकाल दिया, ठीक है ना। डिस्टेंस पता है और स्पीड के बारे में मेरे को पता लग गया, तो मेरा यहाँ पे टाइम निकल कर आ गया। अब जब टाइम निकल कर आ गया तो टाइम मैंने यहाँ पे इजिली निकाल दिया, दोनों को टाइम को ऐड कर दिया, तो हमें पता लग गया कितने बजे आप वो अपने ऑफिस पहुंचेगा। सवाल अच्छा था भाई ये वाला। ये वाला बताओ, 14th नंबर क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आपसे बोल रहा है कि 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त में एक वृत्तखंड काटा जाता है। वृत्तखंड का कोण 40 डिग्री है, तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिएगा कितना हो, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर सबसे पहले तो एक सर्कल बना देता हूँ। इस सर्कल की जो रेडियस है आपकी 21 सेंटीमीटर आपको दे रखी है, ये सर्कल का सेंटर है। तो यहाँ पर एक वर्तखंड काटा जाता है, इस वर्तखंड का जो एंगल है वो 40 डिग्री है। तो इसका एरिया निकाल कर आप लोगों को बताना है। तो इसका जो एरिया होगा, एरिया बराबर पाई, पाई की वैल्यू रख दूंगा 22/7 आर स्क्वायर। तो रेडियस है आपकी 21 इंटू 21 और एंगल है आपका 40 डिग्री और कंप्लीट एंगल होता है 360 डिग्री। 40 से हम 40, 40 से आपको 9 बढ़ जाएगा, 7 से आपका 3 बार, 3 3 9 और 3 से आपका 7 बार। तो कितना एंगल आप एरिया निकल कर आएगा, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। दैट मीन्स बी इज द रिक्वायर्ड आंसर। अगला सवाल करेंगे आप लोग, क्वेश्चन नंबर 15।
इस सवाल का जवाब आप सभी को देना है। इस सवाल में आपसे बोल रहे हैं कि जब एक समबाहु त्रिभुज की भुजा मूल भुजा की 3 गुनी कर दी जाती है तो नई समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा। तो समबाहु त्रिभुज की भुजा अगर पहले 1 थी तो अब 3 हो जाती है, 3 हो जाती है। और इसका जो एरिया होता है समबाहु त्रिभुज का ये होता है 1/3 √3/4 ए का स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर निकालूंगा तो कितनी हो जाएगी 1:9 हो जाएगी। तो 1 से 9 गुणी हो गई। तो कितना गुणी हो गई 1 से 9 गुणी, तो इसका मतलब एरिया कितना गुना हो जाएगा आपका 1 से 9 गुना, क्योंकि एरिया क्या होता है आपका साइड्स के स्क्वायर के बराबर होता है। तो यानी कि एरिया 9 गुना हो जाएगा ओरिजिनल एरिया का। एक सवाल आपका ये पूछा गया है और ये आपका टीआई का सवाल है, ये आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। इसको आप एक बार बताइएगा जवाब क्या होगा। इस क्वेश्चन में आपसे बोल रहा है कि पाई चार्ट रिप्रेजेंट द शेयर ऑफ सेविंग्स एंड एक्सपेंस अंडर डिफरेंट हेड्स फ्रॉम द मंथली सैलरी ऑफ मनीष। यदि मनीष का वेतन 50,000 रुपए है और उसकी इच्छा है कि मासिक बचत दोगुनी हो, तो उसके घरेलू खर्च पर उसकी शेष राशि का 50% खर्च हो, तो उसके अन्य खर्च पर कितनी राशि कम करने की आवश्यकता होगी, आप लोगों को निकाल कर बताना है। ठीक है। इस क्वेश्चन का जवाब देना है आप लोगों को। देखो मनीष की जो सैलरी आपको यहाँ पर दे रखी है 50,000 दे रखी है, ठीक है ना, 50,000। आगे बोल रहा है कि उसकी इच्छा है कि मासिक बचत दोगुनी हो, तो मासिक बचत कितनी है भाई यहाँ पर 10%। अब इससे दोगुनी चाहता है यानी कि 20% चाहता है वो अब। ठीक है। अब बोल रहे हैं कि उसके घरेलू खर्च पर उसकी शेष राशि का 50% खर्च हो, है ना। शेष राशि यानी कि बचत 20% होगी, क्लियर है। और जो बाकी की राशि है उसकी घरेलू खर्च पर बाकी का कितना हो, शेष राशि का 50% खर्च हो, है ना। तो यहाँ पर आपका कितना आएगा 20% आएगा बेटा। यहाँ पर 15% ऑलरेडी है, यहाँ पर 15%, 30 और 20 50, और 50 का 50% कितना आ जाएगा आपका 25%। ठीक है ना। तो आपसे पूछता है कि उसके अन्य खर्चों पर कितनी राशि कम करने की आवश्यकता होगी, या आप लोगों को निकाल कर बताना है। तो यानी कि यहाँ पर देखो कैसे करना पड़ेगा, ध्यान से समझना। सेविंग्स पे तो 20% चलेगा सीधा सीधा। अब बाकी का जो बचा टोटल 80% बच गया, बाकी का जो बचा है 80% बच गया, ठीक है ना। क्लियर है। बाकी का जो 80% बचा उसमें भी इस तरीके से डिवाइड करना है कि उसके जो घरेलू खर्च पर आधा खर्च हो। तो यानी कि अगर बाकी पे 2 हो रहा है तो घरेलू खर्च पर 1 खर्च करवाना चाहता है। टोटल 3 यूनिट है और इस 3 यूनिट की वैल्यू कितनी है आपकी यहाँ पर 80%। ठीक है ना। 80% है इस 3 यूनिट की वैल्यू। अब आपसे पूछता है कि उसके अन्य खर्चों पर राशि कम करने की आवश्यकता कितनी है। तो अन्य खर्चों पे यानी कि 2 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। 80/3 और गुणा 2, तो यानी कि 160/3% आपका निकल कर आएगा। हाँ कितना भाई, ये 20% और 30, 15 दूनी 30, यानी कि 50% से कितना हो गया, ये 160/3% हो गया। तो कितना कम करना पड़ेगा, 50 माइनस 160/3 और गुणा 100। ठीक है ना। तो कितना आएगा 150, यानी कि ये आपका जो निकल कर आएगा, ये आपका निकल कर कितना आ जाएगा, कितना कम करना पड़ेगा। करो इस क्वेश्चन को एक बार।
तो इसको इस तरीके से करो, परसेंटेज में ब्रेक मत करो। सबसे पहले आप ये निकाल दो, यहाँ पर आपको दे रखे इसकी मंथली सैलरी 50,000 रुपए, तो इसकी सेविंग्स कितनी है, 50,000 का 10% यानी कि 5,000 रुपए इसकी सेविंग्स। ठीक है ना। अब ये बोल रहा है कि सेविंग्स को डबल करना चाहता है, यानी कि अब सेविंग्स चाहता है ये 10,000। ठीक है ना, 10,000 रुपए चाहता है आप सेविंग्स। अब आपसे इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि उसके घरेलू खर्च पर उसकी शेष राशि का 50% खर्च हो, है ना। 10,000 रुपए तो इसने बचा लिए, अब इसके पास बचे 40,000। ठीक है ना, 40,000 रुपए अब इसके पास बचे हैं भाई। अब 40,000 रुपए बचे हैं। अब 40,000 रुपए को वो एजुकेशन पर खर्च कर रहा है, ट्रैवलिंग पे कर रहा है, मेडिसिन पर कर रहा है और हाउस होल्ड पर कर रहा है। ठीक है ना। अब कह रहा है कि जो उसके घरेलू खर्च है, शेष राशि का 50% खर्च हो। 10,000 रुपए तो बचा लिए, अब शेष राशि आपके पास बची 40,000 रुपए। अब कह रहा है कि 40,000 का 50% यानी कि 20%, 20,000 रुपए वो खर्च करना चाहता है यहाँ पर हाउस होल्ड पर। ठीक है ना। तो इसका मतलब उसने 20,000 रुपए खर्च करे हैं एजुकेशन पर, ट्रैवलिंग पर और मेडिसिन। ठीक है ना। क्लियर है, टोटल 40,000 थे, 20 आपके यहाँ पर खर्च करे हैं। ठीक है, टोटल 40 थे और 40 में से भैया उसने 20 यहाँ पर कर दिए। ठीक है, यह 2 और 3 बनेगा आपका यहाँ पर 3। तो अब आपसे पूछता है कि अन्य खर्चों पर कितनी राशि कम करने की जरूरत है, ये आप लोगों को बताना है ना। तो अन्य खर्चों पे देखो किस तरीके से ब्रेक करना पड़ेगा। देखो जब 40,000 को आधा तो खर्च कर देगा घरेलू खर्चे पर और उसका डबल खर्च करेगा किसी बाकी के खर्चों पर, तो 40,000 को किस तरीके से ब्रेक करा जाएगा यहाँ पर। आप यहाँ से कह सकते हो कि अगर 20,000 लूंगा तो 10,000, 25 लूंगा तो 12.5, 28 का 14, है ना। तो यानी कि आपका जो लगभग यहाँ पर निकल कर आएगा, अगर यहाँ पर 2 यूनिट खर्च करता है तो यहाँ पर करता है 1 यूनिट, और इस 3 यूनिट की वैल्यू कितनी है आपकी 40। ठीक है ना, 3 यूनिट की वैल्यू आपकी कितनी है 40,000 रुपये। ठीक है ना। तो यानी कि 2 यूनिट और 1 यूनिट की वैल्यू आपको यहाँ पर निकालनी पड़ेगी। 2 यूनिट की वैल्यू कितनी निकल कर आएगी 40/3 और गुणा 2। ठीक है ना, तो आपका जो निकल कर आ गया 80/3 के निकल कर आ गया। क्लियर है। अब पहले कितना आपका निकल कर आ रहा था 20, 50%, 50% यानी कि 25,000। ठीक है ना, तो 25,000 और 3 से कितनी बार कटेगा भाई आपका, 26 पॉइंट समथिंग बार कटेगा। तो यानी कि अगर यहाँ पर आप इसको 50%, 40 और 40 का आधा आएगा 60, और 60 और 20 80 बन रहा है ना यहाँ पे। नहीं नहीं नहीं, कुछ तो गड़बड़ है सवाल, गड़बड़ है क्वेश्चन में भाई। देखो सेविंग्स है आपकी, इसकी स्टार्टिंग में 10% यानी कि 5,000 रुपये सेविंग्स है। एजुकेशन, ट्रैवलिंग और मेडिसिन पर जो खर्चा है, एजुकेशन, ट्रैवलिंग और मेडिसिन पर जो खर्चा है वो 50% यानी कि 25,000 रुपये है। हाउस होल्ड पर जो खर्चा है वो कितना है आपका 40%, तो यानी कि 20,000 रुपये यहाँ पर खर्चा है। ये इस तरीके से टोटल इसका एक्सपेंस है, और ये पूरी इसकी सैलरी निकल कर। ठीक है, कह रहा है कि सेविंग्स को चाहता है डबल, 10,000 तो करना चाहता है सेविंग्स। ठीक है, 10,000 सेविंग्स करना चाहता है। 10,000 अगर सेविंग्स करना चाहता है तो सेविंग्स कहाँ से लाएगा, हाउस होल्ड और इनकी बचत को कम करेगा। ठीक है ना। अब आपको ये भी बोल रहे हैं कि घरेलू खर्च पर उसकी शेष राशि का 50% खर्च हो, यानी कि 10,000 यहाँ पर खर्च कर गया, है ना। 10,000 तो यहाँ पर खर्च कर दिया, तो अब सवाल में ये बोल रहा है कि 20,000 रुपये यहाँ पर खर्च करेगा। ठीक है ना, 20,000 रुपये यहाँ पर खर्च करेगा 50%, तो यानी कि जो 5,000 रुपये इसमें से कम करेगा भाई 5,000। तो इसका मतलब उसे कितनी राशि कम करने की जरूरत है, 5,000 रुपये कम करने की जरूरत है। इस तरीके से आप कर दो, ये सबसे सही तरीका। मैं दोबारा आपको समझा रहा हूँ। स्टार्टिंग में मनीष की जो सैलरी थी वो 50,000 रुपीज थी, जिसमें से वो 10% सेव कर रहा था, 20% एजुकेशन पर खर्च कर रहा था, 15% ट्रैवलिंग पर, 15% मेडिसिन पर और 40% अपने घर के खर्चे पर।
ठीक है ना। तो अगर जो वो सेव कर रहा है 10%, वो है 50,000 का, 5,000 रुपए तो सेव कर रहा है। 25,000 रुपए वो एजुकेशन, ट्रैवलिंग और मेडिसिन पर खर्च कर रहा है। 20,000 रुपए वो घर के खर्चे पर खर्च कर रहा है। अब आपसे सवाल में बोल रहा है कि सेविंग्स के अलावा, अब वो ये चाहता है कि सेविंग्स मेरी डबल हो जाए, यानी कि जो पहले 5,000 थी, अब सेविंग्स को 10,000 करना चाहता है। अब बचे 40,000 रुपए। अब 40,000 रुपए में से वो ये बोल रहा है कि 50% घर के खर्चे पर खर्च हो, तो यानी कि 40,000 में से 20,000 रुपए हो गए घर के खर्च पर खर्च, तो बचे कितने? 20,000 रुपए। अब 20,000 रुपए वो एजुकेशन, ट्रैवलिंग और मेडिसिन पर खर्च कर रहा है। तो पहले करता था इन तीनों पर 25,000 रुपए, अब कर रहा है 20,000 रुपए। आपसे यही पूछता है कि अब उसको यहाँ पर कितने की कमी करनी पड़ेगी, तो 25 से 20 करना पड़ेगा, तो 5,000 रुपए की कमी करनी पड़ेगी। ये था एक्चुअल में सवाल। 17वां क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आपसे बोल रहे हैं कि एक निश्चित धनराशि पर 4% की वार्षिक दर से 2 वर्षों के लिए लगने वाला चक्रवृद्धि ब्याज ब्याज गणना वार्षिक तौर पर होती है, और साधारण ब्याज का अंतर जो है वो 20 रुपए है, तो धनराशि कितनी होगी? जब भी 2 साल के सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के डिफरेंस की बात करें, तो आपको जो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है डिफरेंस बराबर PR² और डिवाइडेड बाई 100²। डिफरेंस है आपका यहाँ पर 20 रुपए। प्रिंसिपल अमाउंट मुझे यहाँ पर निकालना है, रेट 4% दे रखी है, और डिवाइडेड बाई 100 और इंटू 100। ठीक है ना। अब देखो 4 इससे कितनी बार चला जाएगा आपका, 4 से 25 बार चला जाएगा, 4 से आपको ये भी 25 बार चला जाएगा। 25 पंजे 25 की 25 में गुणा 625, और 625 की 20 में गुणा करूंगा, तो जो आपका प्रिंसिपल अमाउंट निकल कर आएगा 12,500 रुपये निकल कर आ जाएगा। ठीक है ना। सी होगा सवाल का करेक्ट आंसर। आगे आ जाओ। इस वाले सवाल का जवाब दो, क्वेश्चन नंबर 18। इस क्वेश्चन में आपसे बोल रहे हैं कि दो पुरुष एक स्थान से एक ही दिशा में, एक की स्पीड है 5 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरे की स्पीड है 5.5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यात्रा करना स्टार्ट करते हैं, तो वे कितने समय के बाद एक दूसरे से 8.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पर होंगे? तो इनकी जो स्पीड का अंतर है, यानी कि दोनों अगर सेम डायरेक्शन में जाएगी तो स्पीड का डिफरेंस लेंगे, तो स्पीड का जो डिफरेंस है वो 0.5 किलोमीटर आ जाएगा यहाँ पर। और कितनी डिस्टेंस कवर कर दी है? 8.5 किलोमीटर की। तो टाइम निकाल दो, तो टाइम कितना आ जाएगा आपका? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस है आपकी 8.5 किलोमीटर, और स्पीड है आपकी 0.5। तो पॉइंट से पॉइंट कटेगा, 5 से कितनी बढ़ जाएगा? 17 पर। तो इसका मतलब इस तरीके से उसे 17 घंटे का वक्त लगेगा। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर करो आप लोग। कह रहे कि 60 मीटर ऊंची इमारत के शीर्ष से किसी टावर के शीर्ष और आधार के अवनमन कोण 30 डिग्री और 60 डिग्री है। तो टावर की ऊंचाई आप लोगों को बतानी है। 60 मीटर ऊंची इमारत के शीर्ष से टावर के शीर्ष और आधार के अवनमन कोण। ठीक है ना। देखो यहाँ पर एक इमारत है आपकी, जिसकी ऊंचाई है आपकी 60 मीटर। ठीक है ना। तो इसके शीर्ष से आपको क्या दे रखा है यहाँ पर? इसके शीर्ष से टावर के शीर्ष और आधार के अवनमन कोण, यानी कि ये वाला जो एंगल आपको दे रखा, टावर के शीर्ष वाला जो एंगल दे रखा 30 डिग्री दे रखा, तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा आपका 30 डिग्री बन जाएगा। और इसको अगर मैं यहाँ पर मिलाऊंगा, ये वाला एंगल आपको दे रखा 60 डिग्री, तो यानी कि ये आपका 60 डिग्री यहाँ पर बन जाएगा। समझ में आ गई बात? कह रहे कि टावर की ऊंचाई आप लोगों को निकाल कर बतानी है ना, टावर की ऊंचाई आप लोगों को निकाल कर बतानी है। ठीक है ना, तो बता देंगे। 30 डिग्री का मतलब कितना होता है? ये 1 आएगा, ये आपका √3 आ जाएगा यहाँ पर। अगर इसको भी √3 मुझे लेना पड़ेगा, क्योंकि ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस दोनों सेम है, तो यहाँ पर ये कितना लेना पड़ेगा? ये पूरा आपका 3 निकल कर आएगा, ये पूरा आपका यहाँ पर 3 निकल कर आएगा।
ठीक है ना। तो ये डिस्टेंस आपके निकल कर आ जाएगी 2 यूनिट, ठीक है ना। 3 यूनिट की वैल्यू आपकी कितनी है 60, यानी कि 20 का मल्टीपल है। 2 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, ये हो जाएगी, जो कि 2 × 20 बराबर 40 मीटर। तो इसका मतलब जो आपकी टावर की ऊंचाई होगी वो 40 मीटर होगी। बी होगा सवाल का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, इसका जवाब दो क्या होगा। यहाँ पे बोल रहा है कि एक छात्र ने किसी परीक्षा में 65% अंक प्राप्त किए और वह उत्तीर्ण अंकों से 20 कम अंक प्राप्त करता है ना, यानी कि पास होने के लिए उसको 20 अंक और चाहिए थे। दूसरे छात्र ने 80% अंक प्राप्त किए और पास होने से 5% अधिक अंक प्राप्त करता है। तो परीक्षा का पूर्णांक क्या है, ये आप लोगों को निकाल कर बताना है। तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं पासिंग मार्क्स। तो एक करता है 65% अंक प्राप्त और पास होने से 20 कम अंक मिलते हैं, अगर इसको 20 अंक और मिल जाते तो ये पास हो जाता। और दूसरे को मिलते हैं 80% अंक, लेकिन पासिंग अंक से 5% ज्यादा मिलते हैं, अगर इसको 5% कम भी मिलते तब भी ये पास हो जाता। तो आपका जो यहाँ पर निकल कर आ गया, यानी कि 75 में से 65 जाऊंगा तो 10% बराबर आपका निकल कर आएगा 20। 100% की वैल्यू आपको इतनी निकल कर आएगी 200। तो आपसे यही पूछता है कि इस एग्जामिनेशन में टोटल मार्क्स कितने रहे होंगे, तो 200 रहे होंगे। बी इज द रिक्वायर्ड आंसर। इस वाले सवाल का जवाब दो आप, क्वेश्चन नंबर 21 का। ये करेंगे आप लोग। समांतर चतुर्भुज एबीसीडी में एएल और सीएम क्रम से सीडी और एडी के अभिलंब है। एएल की लंबाई आपकी 20 सेंटीमीटर है, सीडी की लंबाई 18 सेंटीमीटर, सीएम की लंबाई 15 सेंटीमीटर। तो उस समांतर चतुर्भुज का पैरामीटर निकालकर आप लोगों को बताना है। तो सबसे पहले यहाँ पर एक पैरेललोग्राम बना लेते हैं। ये आपका ए पॉइंट है, ये आपका बी पॉइंट है, ये आपका सी पॉइंट है, ये आपका डी पॉइंट है, ठीक है ना। अब सवाल में बोल रहा है कि जो एएल है, एएल वो किस पे परपेंडिकुलर है, आपका सीडी पे, यानी कि एएल तो यहाँ पर होगा आपका सीडी पे परपेंडिकुलर, ठीक है ना, लंब है इस पे। और जो आपका एडी है वो किस पर है, सीएम पर, है ना। जो आपका सीएम है वो किस पर है, एडी पर, सीएम, सीएम, यानी कि सीएम आपका यहाँ पर रहा होगा इस तरीके से। ये आपका एडी पर है। आपको दे रखा कि एएल की लंबाई 20 सेंटीमीटर, सीडी की लंबाई आपको 18 सेंटीमीटर, सीएम की लंबाई आपको यहाँ पर 15 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो आपसे पूछता है समांतर चतुर्भुज का पैरामीटर निकालकर आपको बताना है। तो आपका फॉर्मूला क्या बनेगा, यहाँ पर बनेगा ए एल इंटू सी डी बराबर सी एम इंटू ए टी। ए एल आपका 20 है, सी डी आपका 18 है, सी एम आपका कितना है 15 है, और ए टी की वैल्यू यहाँ पे निकालनी है। 5 × 20, 5×3 = 15 और 3×6 = 18, यानी कि ए टी बराबर आपका निकल कर आएगा 24 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो आपसे इसका पैरामीटर पूछ रहा है कितना होगा, ये 24 सेंटीमीटर निकल कर आ गया। पैरेललोग्राम में आपको पता है कि एडी पैरेलल भी होगा और बराबर भी होगा बीसी के, और भैया आपका ए बी पैरेलल भी होगा और बराबर भी होगा सी डी के। तो इसका जो पैरामीटर निकल कर आ जाएगा, देखो ये भी आपका 24 निकल कर आ गया और ये भी आपका 18 आ गया। 24 दूनी 48 और 18 दूनी 36, 48 और 36 आपका पैरामीटर निकल कर आएगा 84 सेंटीमीटर। बी इज द रिक्वायर्ड आंसर। बहुत ही प्यारा सा सवाल था। क्वेश्चन नंबर 22, इसका आंसर करवा। किसी वस्तु के विक्रय मूल्य में 50 रुपए की कमी करने पर 5% का लाभ 5% की हानि में बदल जाता है। तो वस्तु का प्रारंभिक विक्रय मूल्य आप लोगों को बताना है। पहले 5 का लाभ हो रहा है, 5 की हानि हो रही है, यानी कि टोटल डिफरेंस जो है आपका 10% है। और 10% की वैल्यू कितनी है आपकी, 50 रुपए। तो कह रहा है कि स्टार्टिंग का सेलिंग प्राइस बताना। तो स्टार्टिंग में तो 5% का प्रॉफिट हो रहा था, तो स्टार्टिंग का जो सेलिंग प्राइस होगा 105% होगा। तो 105% की वैल्यू बतानी, 50/10 और गुणा 105, जीरो से जीरो चलेगा
तो स्टार्टिंग का जो सेलिंग प्राइस निकल कर आएगा 525 रुपये निकल कर आएगा। बी इज द राइट आंसर। एक सवाल आप लोगों का ये है, क्वेश्चन नंबर 23, इसको सिंप्लीफाई करके आप लोगों को बताना है जवाब क्या हो। सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर 1/2 गुणा, ये कितना आ जाएगा आपका 4/1 गुणा 1/2 प्लस का 1/2 और गुणा आपका निकल करके आएगा यहाँ पर 4 × 4 डिवाइडेड बाई 3। सॉल्व करते हैं। 2 से आपका 2 बार, इस 2 से आपका 2 बार, तो यहाँ पर 1 बच गया। 1 प्लस 2 से आपका 2 बार, ये आपका निकल कर आएगा 8/3, यानी कि 11/3 आपका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। अगला सवाल फिर से सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। इस सवाल का जवाब दो आप लोग क्या हो। सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर लिख देंगे 2.2 इंटू 0.2, है ना। देखो इसको मैं क्या करूंगा, 2 से कटेगा 0.2 टाइम्स, तो गुणा करके लिख दूंगा 1/0.2, इससे आपका ये कट जाएगा। ठीक है ना। माइनस का 1/2 इंटू 4। अब अंदर देख लेते हैं, यहाँ पर 1.04 माइनस, इन दोनों की गुणा करूंगा तो 0.04 आपका निकल। ठीक है ना। अब देखो यहाँ से इसको माइनस करूंगा 1 बचेगा, और 2 से 4 आपका 2 बार कटेगा, तो आपका जो आंसर निकल कर आ गया 2.2 और माइनस का 2, यानी कि 0.2 आपका आंसर निकल कर आ गया, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी सवाल का बिल्कुल राइट आंसर। सभी को क्लियर है, सभी को समझ में आ रहा है। आप लोग आगे बढ़ो और क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर करो। अगर 5 आदमी एक दीवार को 12 दिनों में बना सकते हैं, तो दीवार को 10 दिन में वास्तविक दीवार से 50% अधिक ऊंचा बनाने के लिए कितने और आदमियों की जरूरत पड़ेगी। पहले 5 आदमी थे, 12 दिन में बना देते थे। कितनी दीवार थी, मान लेते हो कि पहले दीवार थी आपकी 100%। ठीक है ना। अब कह रहे हैं कि अब कितने आदमी की जरूरत पड़ेगी, हमने मान लिया कि एक्स आदमी की जरूरत पड़ेगी, 10 दिन में दीवार बनानी है। अब पहले जो दीवार बन रही थी उससे 50% ज्यादा, यानी कि 150% दीवार को बना। ठीक है ना। अब देखो 50 से जाएगा 2 बार, और 50 से आपका जाएगा 3 बार। ठीक है। 2 से आपका कितनी बार जाएगा, 6 बार चला जाएगा। 5 से आपका 2 बार, और 2 से आपका 3 बार, यानी कि आप कितने आदमियों की जरूरत पड़ रही है, 9 आदमियों की जरूरत पड़ रही है ना। द नंबर ऑफ मैन रिक्वायर्ड इज 9, यानी कि आप 9 आदमियों की जरूरत पड़ेगी इस दीवार को बनाने के लिए। एक सवाल आप लोगों के लिए है बेटा भाई, क्वेश्चन नंबर 26, इसका आंसर करो आप लोग। x√12 इक्वल टू 4 प्लस x√3, तो x की वैल्यू आपको बतानी है। √12 को मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे लिख सकता हूँ 2√3, यानी कि 2√3x इक्वल टू 4 प्लस x√3। तो इसका इससे कंपैरिजन करूंगा तो आपका क्या निकल कर आ जाएगा। यहाँ पर कंपैरिजन करने से कुछ होगा, कुछ नहीं होने वाला। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर x वाले टर्म को एक तरफ ले आता हूँ। ठीक है ना। तो आपका जो बचेगा, ये बचेगा आपका √3x और इक्वल टू 4, तो x बराबर कितना आएगा, 4/2। ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए सवाल का राइट आंसर। क्लियर। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 27, इस सवाल का जवाब देंगे आप लोग। यहाँ पर आपसे बोल रहा है कि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में कौन सी न्यूनतम संख्या जोड़ी जाए कि योगफल एक पूर्ण वर्ग बन जाए। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है 999, तो इसमें क्या जोड़ूं कि एक पूर्ण वर्ग बन जाए। एक जोड़ने पर 1000 बनेगा, पूर्ण वर्ग नहीं बनेगा, पूर्ण पूर्ण घन बनेगा, यानी कि ये आंसर नहीं होगा। 12 जोड़ने पर 1011 नहीं बनेगा। 25 जोड़ने पर बिल्कुल बन जाएगा, अगर इसमें 25 जोड़ दूंगा तो आपका 1024 बनेगा, और ये होता है आपका 32 का स्क्वायर। तो जवाब आपका आएगा सी ऑप्शन, 28। आपसे बोल रहे हैं कि 10 मीटर ऊंचे खंबे की छाया की जो लंबाई है वो 10√3 मीटर है, तो सूर्य का उन्नयन कोण कितना होगा, ये आप लोगों को बताना। एक खंबा है जिसकी ऊंचाई है 10 मीटर, है ना, और इसकी छाया है 10√3।
अब 10 से 10 कट गया दोनों पर, यानी कि यहाँ पर 1 और √3 का कॉम्बिनेशन बन गया। तो 1/√3 यानी कि थीटा बराबर कितना आ जाएगा आपका 30 डिग्री। यही आपको निकालना है कि उन्नयन कोण बताना, थीटा बराबर 30 डिग्री। ट्वेंटी नाइन। जब संख्या n को 5 से भाग देने पर 2 शेषफल बचता है, तो n स्क्वायर को 5 से भाग देने पर कितना शेषफल बचेगा। जब भी संख्या के स्क्वायर की बात करें, डायरेक्ट रिमाइंडर का स्क्वायर कर दो। तो 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 5, तो रिमाइंडर आपका क्या बचेगा, 4 बचेगा। सी ऑप्शन होगा राइट आंसर, सीधा सीधा। क्वेश्चन नंबर 30 और लास्ट क्वेश्चन आज की इस क्लास। आपको यहाँ पर दे रखा कि 3 tan 2 थीटा -3 = 0। तो थीटा की वैल्यू आपको बतानी है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि 3 tan 2 थीटा बराबर 3। √3 से आपका √3 टाइम्स चला जाएगा, तो यानी कि tan 2 थीटा बराबर कितना आएगा, √3 कितना होता है tan 60। तो थीटा बराबर आपका कितना निकल कर आ जाएगा 30 डिग्री। आपसे यही पूछता है कि थीटा की वैल्यू आप लोगों को निकाल कर बतानी है। ठीक है ना, समझ में आ गया। उम्मीद करता हूँ कि सेशन आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक जरूर कर देना। और ये मेरी फ्री क्लास का शेड्यूल है, आप देख सकते हो। दोपहर के 3 बजे और रात के 8 बजे अनअकैडमी ऐप पर होती है। वाईफाई स्टडी 2.0 पर शाम को 5 बजे डेली। वाईफाई स्टडी स्टूडियो पर दोपहर के 1 बजे मंडे टू सैटरडे क्लास होती है। अनअकैडमी ऐप पर मेरी प्रोफाइल आशीष कुमार के नाम से है, या इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पर चले जाना, एजुकेटर प्रोफाइलिंग पे क्लिक करना, मेरी प्रोफाइल आशीष कुमार के नाम से आपको मिलेगी। ऐप पे क्लास को अनलॉक करने के लिए कोड लगाना है आपको इराटी। अगर आपको लेना है एसएससी का सब्सक्रिप्शन तो आप ये दे सकते हैं। कोड आपको इराटी 10 लगाने के बाद मैक्सिमम डिस्काउंट। यहाँ पर 8 महीने का एक्स्ट्रा है, यहाँ पर 4 का, यहाँ पर 2 का। ठीक है ना। ये टेलीग्राम चैनल, इसको जरूर ज्वाइन करेगा आप लोग। मैथ्स बाय आशीष सर _अनअकैडमी। आज की इस क्लास की पीडीएफ इसी टेलीग्राम चैनल पर आप लोगों को मिलेगी। सेशन अगर पसंद आया तो लाइक तो करना ही करना है, शेयर करना है। जो भी नया बच्चा देख रहा है इस क्लास को, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर देगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।